दोस्तों, किसी चीज़ की लत वो बुरी चीज़ है। यदि किसी इंसान के ऊपर यदि एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से इस बुरी लत से छुटकारा नहीं पा सकता है और जब तक वो इंसान होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक महिला की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है मुंबई के भयंदर इलाके की और इसी भयंदर इलाके का रहने वाला है गिरीश पोटे, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। गिरीश की पत्नी का नाम है मधुमिता, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। गिरीश का इकलौता बेटा, जिसकी उम्र है लगभग 8 साल के आसपास। गिरीश जो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, बल्कि सारा दिन नशे की हालत में पड़ा रहता है। ये बात है 3 दिसंबर 2023 की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास। गिरीश अपनी बुआ के बेटे नितिन के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपने घर के नीचे खड़ा हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। नितिन उससे पूछता है कि क्या काम है, तो गिरीश कहता है कि जो भी काम है पहले मेरे पास आओ, फिर मैं बताता हूँ। लेकिन गिरीश जब नितिन के पास फ़ोन करता है तो काफ़ी हड़बड़ी और घबराहट में होता है, जिसे सुनकर नितिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि गिरीश मुझे तुरंत आने को बोल रहा है। नितिन तुरंत ही ऑटो पकड़कर गिरीश के घर पहुंचता है तो देखता है कि गिरीश अपने घर के नीचे ही खड़ा है। लेकिन नितिन जब गिरीश के पास पहुंचता है तो गिरीश नितिन से कुछ बातचीत नहीं करता है, बल्कि उसको लेकर सीधे एक मॉल में पहुंच जाता है। दोनों जब मॉल में पहुंचते हैं तो गिरीश मॉल से 2 चाकू, एक फिनाइल की बोतल और 2 प्लास्टिक के बैग खरीदता है। ये सारा सामान देखकर नितिन को काफ़ी अजीब सा लगता है। नितिन गिरीश से पूछता है कि तुम इस सामान का क्या करोगे। तब जाकर गिरीश नितिन को सारी सच्चाई बताता है। गिरीश नितिन से कहता है कि क्या बताऊं भाई, गलती से मेरी पत्नी की मौत हो गई है और मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। दरअसल उसकी लाश को ठिकाने लगाना है और तुमको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ये सुनकर नितिन एकदम से हैरान हो जाता है। नितिन को डर लगने लगता है कि ये पुलिस का मामला है, आज नहीं तो कल पुलिस ये सारी सच्चाई तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए नितिन भी काफ़ी डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वहां से निकलता है, नितिन गिरीश की पत्नी मधुमिता को फ़ोन करता है, लेकिन मधुमिता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। तभी नितिन को अपने मामा की याद आती है। दरअसल नितिन का मामा कोई और नहीं बल्कि गिरीश का ही पिता है, जिसका नाम है श्रीरंग पोटे। अपने मामा के पास फ़ोन करता है और गिरीश की सारी बातें बता देता है। जब ये सारी बातें गिरीश के पिता सुनते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है कि कहीं ये सारी बातें सच तो नहीं है, क्योंकि गिरीश के पिता को पहले से ही पता है कि गिरीश और उसकी पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि हर दिन दोनों के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। गिरीश के पिता नितिन से कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। दोनों जब गिरीश के घर पहुँचते हैं तब तक लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। जब गिरीश के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है, जिसे देखकर गिरीश के पिता को भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो दोनों ताला नहीं तोड़ते हैं, बल्कि दोनों नज़दीकी थाने में जाते हैं और गिरीश की सारी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी जब ये सारी बातें सुनती हैं तो पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और तुरंत ही नितिन और गिरीश के पिता को लेकर गिरीश के घर जाती है। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के भीतर प्रवेश करती है, लेकिन घर के भीतर का नज़ारा देखकर सबका शरीर कांपने लगता है। दरअसल घर के भीतर वॉशिंग मशीन के ऊपर 2 चाकू रखा हुआ था, जिसमें खून भी लगा हुआ था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है और जब फ्रिज को खोलती है तो फ्रिज के अंदर से गिरीश की पत्नी के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद होते हैं। मधुमिता के शरीर के कुछ टुकड़े उसके बेड के नीचे से भी बरामद होते हैं। दरअसल पूरे कमरे को काफ़ी अच्छे से साफ सफाई किया गया था, जिसे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमरे में खून बिखरा हुआ था, जिसको साफ करने का प्रयास किया गया है। पुलिस सबसे पहले गिरीश की पत्नी के शरीर के सारे टुकड़ों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
पुलिस ग्रीस को अपनी हिरासत में लेने के लिए नितिन का सहारा लेती है। नितिन ग्रीस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो अपना लोकेशन बताओ, मैं आ रहा हूँ। ग्रीस नितिन को अपना लोकेशन बता देता है। ग्रीस कहता है कि मैं अभी सिवारे पार्क में हूँ। पुलिस को जैसे ही ग्रीस का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस सिवारे पार्क में जाती है और ग्रीस को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और ग्रीस से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। ग्रीस जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांपने लगता है। ग्रीस जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ग्रीस के पिता का नाम है श्रीरंगपोटे, जो माहिम के रहने वाले हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा इकलौता बेटा ग्रीस है। क्योंकि ग्रीस अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उसके माता पिता काफ़ी लाड़ प्यार से उसकी परवरिश करते हैं। लेकिन ग्रीस जैसे जैसे बड़ा होता है, गलत लड़कों की संगत में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी ही नहीं करता है, बल्कि शराब भी पीने लगता है। हालांकि ग्रीस के माता पिता उसको सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हासिल होता है। ग्रीस के रिश्तेदार उसके माता पिता को समझाते हैं कि जल्दी से जल्दी ग्रीस की शादी कर दो। घर में जब पत्नी आएगी, जिम्मेदारी जब सर पर आएगी तो उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी। ग्रीस के माता पिता भी अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और ग्रीस के लिए एक लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी मधुमिता का रिश्ता आता है। मधुमिता की मां का नाम है शकुंतला। दरअसल मधुमिता भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। मधुमिता जब काफ़ी छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन मधुमिता की मां ने दूसरी शादी नहीं किया था और अपनी बच्ची की काफ़ी प्यार दुलार से परवरिश करती है। लेकिन मधुमिता को उसकी मां से ज़्यादा उसकी नानी उसको प्यार करती है, जो कि फ्रांस में रहती है। उसकी नानी का नाम है अहिल्या, जो अपनी पोती के नाम पर हर महीने $1000 भी जमा करती है। जैसे जैसे मधुमिता बड़ी होती है, उसके खाते में करोड़ों रुपए जमा हो जाता है। उधर उसकी माँ जो भी पैसा कमाती है, वो सारा पैसा अपनी बेटी के नाम पर जमा करती है। शकुंतला अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश करती है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, ताकि उसकी बेटी को उसकी ससुराल में कोई परेशानी न हो। इधर ग्रीस को जब पता चलता है कि मधुमिता के पास करोड़ों रुपए है, तो उससे शादी करने के लिए लालच में आ जाता है और अपनी आदतों में काफ़ी सुधार भी लाता है। मधुमिता के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपने सारे आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ देता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगता है और जो भी पैसा कमाता है, शरीफों की तरह वो सारा पैसा अपने पिता को देता है, जिसे देखकर ग्रीस के माता पिता भी बेहद खुश होते हैं। ग्रीस के माता पिता भी मधुमिता को लक्ष्मी के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि उनके आने से पहले ही उसका बेटा सुधर गया है। लेकिन जैसे ही ग्रीस और मधुमिता की शादी हो जाती है, उसके बाद ग्रीस फिर से अपनी असली औकात पर आ जाता है, अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपनी पत्नी के सारे पैसे लेकर शराब ही नहीं पीता है, बल्कि रेड लाइट एरिया में भी जाने लगता है। ग्रीस की पत्नी को जब इस बारे में पता चलता है तो मधुमिता ग्रीस को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन ग्रीस कहता है कि मेरी पत्नी करोड़पति है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है। ग्रीस पहले के जैसा ही अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है, लेकिन जब इस बात की जानकारी मधुमिता की माँ शकुंतला को होती है तो ये जानकर वो बीमार रहने लगती है। इधर मधुमिता अपने दिल को समझाकर किसी तरह ग्रीस के साथ रहने लगती है। लगभग 1 साल के बाद मधुमिता एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन उसकी माँ इस तरह से बीमार हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन शकुंतला की मौत से सबसे ज़्यादा खुशी ग्रीस को ही होती है। शकुंतला की मौत के बाद मधुमिता अपने पति और अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है, लेकिन जब उस घर को ग्रीस देखता है तो उसके अंदर लालच आ जाता है, क्योंकि उस घर की कीमत भी लाखों रुपए में है। ग्रीस उस घर को भी बेचने के लिए षड्यंत्र बनाने लगता है, इसीलिए ग्रीस उस घर को बेचने के लिए एक जाल बिछाता है और सबसे बड़ी बात ये कि मधुमिता भी उसके जाल में फंस जाती है। दरअसल ग्रीस उस घर को बेचने के लिए अपनी आदतों में सुधार लाता है, अपनी पत्नी और बच्चे से बेपनाह प्यार करने लगता है, मीठी मीठी बातें भी करने लगता है। जब मधुमिता को ग्रीस के ऊपर भरोसा होने लगता है तो ग्रीस एक दिन मधुमिता से कहता है कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ,
बल्कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उस बिजनेस को शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम इस घर को बेच देते हैं, फिर मैं बिजनेस कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कुछ पैसा कमा लूँगा, उन्हीं पैसों से अपना एक घर खरीद लूँगा। मधुमिता भी गिरीश की बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके नाम का वो घर 45 लाख रुपए में बेच देती है और वो सारा पैसा अपने पति के नाम पर जमा करवा देती है। इधर जैसे ही गिरीश के पास वो सारा पैसा उसके हाथों में आ जाता है, गिरीश फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है, बल्कि इस बार पैसे उड़ाने के लिए शराब ही नहीं पीता है, बल्कि जब रेड लाइट एरिया में जाता है तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाता है और उन सब का खर्चा भी अपने पास से ही करता है। धीरे धीरे वो सारा पैसा भी खर्च कर देता है, लेकिन जैसे ही सारा पैसा खर्च कर देता है, ये देखकर मधुमिता को अपने बच्चे के भविष्य को लेकर टेंशन होने लगती है। मधुमिता सोच लेती है कि अब वो गिरीश के साथ तलाक लेकर अपने बेटे के साथ अपनी नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। इसी सिलसिले में एक दिन मधुमिता अपने ससुर के पास फ़ोन करती है और उसको सारी बात बताती है। इधर गिरीश के माता पिता को जब पता चलता है कि मधुमिता गिरीश को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है, तो गिरीश के माता पिता तुरंत ही मधुमिता के घर पहुँच जाते हैं और मधुमिता के सामने ही गिरीश को काफ़ी फटकार लगाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको समझाने का प्रयास करते हैं, गिरीश को भी पता चल जाता है कि मधुमिता उसको तलाक देने वाली है। समझाने के बाद गिरीश के माता पिता उसके बेटे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर गिरीश को जैसे ही पता चलता है कि मधुमिता उसको तलाक देने वाली है, इसी बात को लेकर मधुमिता से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। दरअसल गिरीश को भी इस बात का डर लगने लगता है कि अगर मधुमिता उसको तलाक दे देती है तो वो एकदम से कंगाल हो जाएगा। गिरीश मधुमिता को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी बात को लेकर जब लड़ाई झगड़ा होता है, 3 दिसंबर की दोपहर के समय गिरीश मधुमिता की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। पिटाई खाकर मधुमिता बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद गिरीश मधुमिता का गला दबा देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही मधुमिता की मौत हो जाती है। लेकिन गिरीश को लगता है कि शायद मधुमिता बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि पिटाई से बच सके। जैसे ही मार पीट करके थक जाता है, अपनी पत्नी को वैसा ही छोड़कर घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ शाम तक इधर उधर घूमने लगता है। शाम हो जाने पर जब वापस अपने घर आता है, मधुमिता को बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसा उसको छोड़कर गया था। मधुमिता को उठाने का प्रयास करता है तो पता चलता है कि मधुमिता का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। गिरीश को जैसे ही पता चलता है कि मधुमिता की मौत हो गई है, अब गिरीश को जेल जाने का डर भी लगने लगता है। इसलिए गिरीश खुद को बचाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र बनाता है। गिरीश सोचता है कि मधुमिता की लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन गिरीश को ये भी डर लगने लगता है कि कहीं उसकी लाश पुलिस को मिल गई तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। इसलिए मधुमिता की लाश को टुकड़ों में काटकर समुंदर में फेंकने की योजना बनाता है। गिरीश सोचता है कि उसकी लाश को मछलियां खा जाएंगी और पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। लोग जब मधुमिता के बारे में पूछताछ करेंगे तो बता दूंगा कि मधुमिता अपनी नानी के पास फ्रांस गई है। लेकिन गिरीश ये काम अकेला नहीं कर सकता है। तभी गिरीश को उसके बुआ के बेटे नितिन की याद आती है। शाम के समय नितिन को फ़ोन करके बुलाता है और नितिन को लेकर मॉल में चला जाता है। लेकिन नितिन को जब पता चलता है कि गिरीश ने मधुमिता की हत्या कर दिया है, नितिन खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन नितिन जब अपने मामा को लेकर गिरीश के घर जाता है तो जाने में 1 घंटे का समय लग जाता है। इससे पहले गिरीश अपने घर जाता है और जो चाकू उसने खरीद कर लाया था, उसी चाकू से मधुमिता की लाश को कई टुकड़ों में काट देता है और घर की अच्छे से साफ सफाई करता है। उसकी लाश के कुछ टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है और कुछ को बेड के नीचे फेंक देता है। फिर अपने घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाकर सिवारे पार्क में चला जाता है। वाकई में जब गिरीश ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस गिरीश के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और उसको गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।